गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज मिल रही है, साथ में इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज है एवं कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज है। इन सब मटेरियल का आप भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए समझते हैं पहले प्रीवियस क्लास को, उसके पश्चात आज के क्लास को। प्रीवियस क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे, वहां पर डिस्कशन हमारा चल रहा था कि UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी स्थापना के विषय में हमने डिस्कशन किया था। वैसे तो इसका इनिशिएटिव शुरू किया गया था 92 में, लेकिन इसकी स्थापना की गई थी 94 में, और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1, ये हुआ था 1995 में। और इसी दौरान हमने डिस्कशन किया कि एक रिपोर्ट आई थी, किसका असेसमेंट रिपोर्ट थी, IPCC। यह IPCC की रिपोर्ट आई थी AR2। AR1 आई थी 90 में और AR2 आई थी 1995 में। और यहां पर पुनः जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को इतना बृहद तरीके से प्रस्तुत किया गया कि उसके रोकथाम के लिए एक उचित कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की गई। और इसलिए 1997 में, कब, 1997 में जब UNFCCC का कॉन्फ्रेंस चल रहा था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तीसरी, ये वाली पहली थी 95 में, दूसरी होगी 96 में, तीसरी होगी 97 में। यह कहां चल रही थी? यह चल रही थी क्योटो शहर में। और ये कहां पर है? क्योटो, जापान में। और यहीं पर जो प्रस्ताव निकल करके या जो रिजोल्यूशन निकल करके हमारे सामने आया, उसी का नाम रखा गया था क्योटो प्रोटोकॉल। क्या रखा गया था? क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें इस बात का डिस्कशन किया गया था किस प्रकार से हम वैश्विक स्तर से या पूरे भूमंडल से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करेंगे। इसकी बात निकल करके सामने आई थी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का जो मूल कारण था वह था ग्रीन हाउस गैस का असंतुलित होना। तो यहां पर इसके विषय में हम लोग कल डिस्कशन किए थे। साथ में हमने यह भी कहा था कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल, इसका जो लक्ष्य था, लक्ष्य ये है कि 2008 से लेकर के 2012 तक हम लोग 5.2% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करेंगे 1990 की तुलना में। यह लक्ष्य रखा गया था। और इसको प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने दो प्रकार का यहां पर कह सकते हैं कैटेगरी डिसाइड किया था। एक कैटेगरी थी जिसका नाम था NX 1 राष्ट्र, और एक था जिसमें थे NX 2 राष्ट्र। NX 2 में ज्यादातर विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्र शामिल किए गए थे, और इसमें ज्यादातर विकसित राष्ट्र शामिल थे। इनको 2012 तक छूट प्रदान की गई थी। 2012 तक क्या थी? छूट प्रदान की गई थी। और इनके ऊपर क्या था? यह समझौता बाध्यकारी था। क्या कह सकते हैं? बाध्यकारी रूप से लागू किया गया। तो यहां पर यह बात समझनी है कि क्योटो प्रोटोकॉल के जो प्रावधान थे, इस प्रावधान से इनको छूट दी गई, लेकिन यह प्रावधान इनके ऊपर बाध्यकारी तरीके से लागू किया गया। यह सब बातें हम लोग कल डिस्कशन किए थे। लेकिन यहां पर एक डिस्कशन हमने ये भी किया था
कि जब हम क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करेंगे तो यहां पर समस्या क्या थी कि हमको करना क्या था। क्योटो प्रोटोकॉल में यह शर्त रखी गई थी कि हम ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करेंगे। इसका तात्पर्य है कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी। कटौती का तात्पर्य था जो जीवाश्म ईंधन है, क्या जीवाश्म ईंधन से कटौती करनी होगी। जीवाश्म ईंधन में कटौती का तात्पर्य है कि जो हमारे पेट्रोलियम उत्पाद हैं, कौन से पेट्रोलियम है, साथ में कोयला है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जैसे गैस है, वैसे गैस एक प्रकार से पेट्रोलियम प्रोडक्ट के तहत ही आता है, लेकिन एक अलग से भी पेट्रोलियम के अलावा भी गैस का सेगमेंट होता है जो जीवाश्म ईंधन के दायरे में आता है। तो यदि हम क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करेंगे, इसका तात्पर्य है हमको कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती करना होगा। और यदि इसमें कटौती करना है तो इसका तात्पर्य है जीवाश्म ईंधन में कटौती करना होगा। और जीवाश्म ईंधन में कटौती का तात्पर्य है कि हम कोयले का इस्तेमाल कम करें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल कम करें, गैस का इस्तेमाल कम करें। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट ये निकलेगा कि जो हमारी ऊर्जा की आपूर्ति है, ऊर्जा की आपूर्ति यह घटेगी। ऊर्जा की आपूर्ति का घटना यह प्रस्तुत करता है कि जो हमारा आर्थिक विकास है, क्या है आर्थिक विकास, आर्थिक विकास भी हमारा घटेगा। कोई भी राष्ट्र पर्यावरण के नाम पर अपने राष्ट्र का आर्थिक विकास रोकने को तैयार नहीं होगा, यह बात सब लोग समझते हैं। इसलिए 2012 तक तो जो विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्र थे इनको छूट दी गई कि आपके ऊपर इस प्रावधान को लागू नहीं किया जाएगा, आप जितना चाहें अपना आर्थिक विकास करें, जितना चाहे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करें, आपके लिए किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जो विकसित राष्ट्र थे इनके ऊपर यह प्रावधान बाध्यकारी तरीके से लागू किया गया। क्यों? क्योंकि अतीत में जितने भी ग्रीन हाउस गैस संबंधी समस्याओं को जन्म देने का कार्य किया गया है वह इन्हीं विकसित राष्ट्रों के द्वारा ही किया गया है, क्योंकि इन लोगों ने ही अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया और अपना आर्थिक विकास सुनिश्चित किया। इसलिए इनकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यह लोग इस प्रावधान को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें। लेकिन समस्या यही है कि कोई भी राष्ट्र इस कीमत पर अपने ऊपर इस प्रावधान को नहीं लागू करेगा कि मेरा आर्थिक विकास रुक जाए। तो समस्या तो है, आर्थिक विकास भी मेरा ना रुके और पूरे वैश्विक स्तर से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी घट जाए। इस समस्या का समाधान, क्योंकि आपके देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि अगर हम ग्रीन हाउस गैस को कम करेंगे तो आर्थिक विकास रुक जाएगा, तो फिर लोग इसको लागू ही नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी लागू करना है। तो कुछ ऐसा हमको रास्ता मिलना चाहिए, ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी घट जाए और हमारा आर्थिक विकास भी न रुके। और इसी मैकेनिज्म को जिसके तहत हमारे सामने लाया गया उसी का नाम है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्या है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इस दोहरी समस्या का समाधान वहां पर हो जाता है इसके माध्यम से, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, अर्थात क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ही क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रस्तुत किया गया। और यह जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है यह दोनों के लिए है, चाहे वह विकसित राष्ट्र हो, चाहे एनेक्स 1 हो, चाहे एनेक्स 2, दोनों के ऊपर है कि दोनों चाहें तो इसे अपने स्वेच्छा से अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे उस मूल समस्या का समाधान हो जाएगा। कौन सी समस्या? कि ओवरऑल पूरे पृथ्वी से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी घट जाएगा और हमारा आर्थिक विकास भी नहीं रुकेगा। कैसे? इन्होंने पहला जो यहां पर रिकमेंडेशन दिया है, इनके माध्यम से जो पहला सुझाव आया हमारे सामने का नाम है कार्बन क्रेडिट एवं कार्बन ट्रेडिंग। यह संकल्पना हमको बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि इसका जो एक पहलू वह पेरिस जलवायु समझौते में भी हमारे सामने पुनः आएगा।
इसलिए इसको आज हम पहले डिटेल में समझ लेते हैं कि कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग क्या है। इससे पूरे पृथ्वी से, पूरे वैश्विक स्तर से देखेंगे तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी घटेगा, साथ में हमारा आर्थिक विकास भी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जबकि अभी अभी हमने प्रस्तुत किया ग्रीन हाउस गैस का आर्थिक विकास से कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। ग्रीन हाउस गैस घटेगा तो आर्थिक विकास घटेगा। लेकिन यहां पर जो हम मैकेनिज्म आपको बताने जा रहे हैं, जिसको क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ने प्रस्तुत किया है, इससे आप देखेंगे कि कार्बन का उत्सर्जन भी घटेगा लेकिन हमारा आर्थिक विकास बढ़ेगा। क्या इसका तात्पर्य है, पहले ये हम समझते हैं। कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग ये दोनों संकल्पनाएं क्या हैं, उसको समझने से पूर्व हमको समझना पड़ेगा कार्बन का क्रेडिट। अब यहां पर हम अपने इस एग्जाम्पल को सेट करने के लिए मान लेते हैं कि दो राष्ट्र हैं, एक है NX1 के राष्ट्र है, इसमें कोई विकसित राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है, विकसित है। और मान लेते हैं कि इसका नाम है ABC। इस विकसित राष्ट्र की कोई कंपनी है, विकसित राष्ट्र की कोई कंपनी जिसका नाम है ABC। और यहां पर है NX2। क्या है, NX2। इसके अंतर्गत कोई विकासशील राष्ट्र है, और विकासशील राष्ट्र की जो कंपनी है, विकासशील राष्ट्र की जो कंपनी है, इसका नाम सपोज दैट है XYZ। अब यहां पर हम एक उदाहरण सेट करते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है विकासशील राष्ट्र को, इनको 2012 तक छूट है, जितना चाहे कार्बन का उत्सर्जन करें, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन इनके ऊपर पेनाल्टी लगेगी अगर ये अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करते हैं। लक्ष्य क्या है इनका, इनको जो लक्ष्य दिया गया है, हमने अभी भी डिस्कशन किया था, 5.2% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी है। कब तक, 2008 से 2012 तक। किसकी तुलना में, 1990 की तुलना में। इतना इनको कटौती करनी है। अर्थात 1990 में जितना कार्बन का ये उत्सर्जन करते थे, उसके तुलना में 5.2% के इनके कार्बन के उत्सर्जन में कटौती होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो इनको दंडित किया जाएगा। और किस प्रकार का दंड लगेगा, आर्थिक दंड ही लगेगा, और तो कोई दंड लग नहीं सकता है। तो आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया था कि इनको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं, जितना चाहे कार्बन का उत्सर्जन करें। लेकिन यहां पर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहता क्या है, इतना बेहतर यहां पर सेंटेंस दिया गया है, इसको आप समझिए। कहा गया कि मान लेते हैं आप, सपोज दैट 1995 में आप कार्बन का जो उत्सर्जन करते थे, आपकी जो एक कंपनी है XYZ, सपोज दैट यह उत्सर्जन करती थी 100 यूनिट या सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। क्या, इसको कहते हैं 100 यूनिट। क्या कहते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं 1 यूनिट इक्वल टू 1 टन CO2। अर्थात 1 टन जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, यही माना जाएगा 1 यूनिट के इक्विवेलेंट, और उसी को कहते हैं सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। ध्यान रखिएगा, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, अर्थात 1 यूनिट हमने कार्बन का उत्सर्जन हटाया। तो यहां पर कह रहे हैं कि मान लेते हैं XYZ कोई कंपनी है जो 1995 में 100 यूनिट कार्बन का उत्सर्जन करती थी अपने प्रोडक्शन करने के दौरान। अगर मान लेते हैं कि यह अगली साल 1996 में इसने अपना पूरा कारोबार 100 यूनिट की बजाय अगर 105 कर देगी, तो इसको कोई दंड नहीं लगेगा क्योंकि छूट मिली है। लेकिन इसको रिवार्ड तब मिलेगा जब यह 100 की बजाय 90 में अपना काम कर ले, या 98 में काम कर ले, 95 में काम कर ले। तो जितना कम कार्बन का उत्सर्जन करेगी अपने इस लक्ष्य की तुलना में, मतलब इसको तो 100 तो पहले से अलॉट है कि 100 ये करती है, अगर 100 से कम में यह अपना पूरा काम संपन्न कर लेती है, तो जितना यह कार्बन का यूनिट गेन करेगा, मान लेते हैं यह 96 में, कब, 1996 में, सपोज दैट यहां पे हम कह देते हैं 1996 में इसने
90 यूनिट में, कितने में? 90 यूनिट में अपना पूरा कारोबार संपन्न कर लिया। तो ऐसे में इस XYZ कंपनी को जो गेन होगा, क्या होगा? गेन होगा, यह 10 यूनिट का यहां पर गेन होगा और यही कहा जाएगा इसका क्रेडिट। क्या हो गया? 10 यूनिट का इसको क्या प्राप्त हो गया? क्रेडिट प्राप्त हुआ। किसका क्रेडिट प्राप्त हुआ? कार्बन का क्रेडिट इसे प्राप्त होता है। कार्बन क्रेडिट। तो यहां पर 10 यूनिट का इसको कार्बन का क्रेडिट प्राप्त हो जाए। अब ऐसे में क्या है, यह जो कार्बन का क्रेडिट है, आप सोचिए, यह कार्बन का क्रेडिट क्योंकि टारगेट इनको मिला है, NX2 को, NX1 को, इनको लक्ष्य को पूरा करना है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब ये चाहे तो स्वयं अपनी कंपनी में कार्बन के उत्सर्जन को घटाएं, नियम तो यही कहता है, तब जाके टारगेट पूरा होगा। लेकिन अगर ये स्वयं घटाना नहीं चाहते हैं, एक विकल्प यहां पर आता है। अगर कोई विकासशील या अल्प विकसित राष्ट्र की कंपनी अपने यहां प्रबंधन को बेहतर करके या अन्य प्रकार की जो अव्यवस्थाएं थी उसको सुदृढ़ करके, या जो संसाधन का दुरुपयोग हो रहा था उस संसाधन के दुरुपयोग को सीमित करके जितना भी कार्बन के उत्सर्जन को घटाएगा, उसके बदले में जितना उसको कार्बन का यूनिट प्राप्त होगा, यह कार्बन का यूनिट का क्या किया जाएगा? यहां पर ट्रेड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ट्रेड किया जाएगा, व्यापार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ट्रेड किया जाएगा, व्यापार किया जाएगा। और इसको खरीदेंगे कौन? ये वाली कंपनी चाहे तो इसको खरीद सकती और अपने टारगेट को पूरा कर सकती। लेकिन यह जो ट्रेड किया जाएगा, यह एक ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा जहां पर किसी का शोषण ना हो, क्योंकि अल्प विकसित राष्ट्र की जो कंपनी है यह उतनी सशक्त नहीं है जितनी सशक्त एक विकसित राष्ट्र की कंपनी है। ऐसे में विकसित राष्ट्र की कंपनी के माध्यम से, अर्थात ABC के माध्यम से XYZ रूपी कंपनी का शोषण हो सकता है। इसलिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया और उस प्लेटफॉर्म का नाम है कार्बन ट्रेडिंग। क्या नाम है इसका? कार्बन ट्रेडिंग। जहां पर सिर्फ कार्बन का ट्रेड किया जाएगा। एक तरफ खरीदार होंगे और एक तरफ बेचने वाले होंगे, दोनों लोग होंगे। क्रय और विक्रय का यह एक प्लेटफॉर्म होगा। यहां पर जितने भी अल्प विकसित और विकासशील राष्ट्र की कंपनियां हैं जिन्होंने अपने प्रबंधन को बेहतर करके या अन्य प्रकार से जितना भी कार्बन का यूनिट यहां पर जनरेट किया है, गेन किया है, उसको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या करेंगे? बेचेंगे, सेल करेंगे। और उसके बदले में क्या होगा? यहां से इनको कुछ धन की प्राप्ति, क्या होगी? धन की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में यह ABC जिस कंपनी को टारगेट मिला है कार्बन के उत्सर्जन को घटाने का, इनके अकाउंट में यहां से कार्बन का यूनिट ट्रांसफर होगा और वह जिस कीमत का कार्बन का यूनिट होगा उतना अमाउंट इनके अकाउंट से इस पर्टिकुलर कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। यह जो पूरी प्रक्रिया है एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपन्न की जाएगी, जिससे किसी भी कंपनी का किसी भी प्रकार से शोषण ना हो। और यहां पर यह कंपनी इसलिए कार्बन का उत्सर्जन घटाएगी क्योंकि इसको इसके बदले में कुछ धन की प्राप्ति। तो अगर इनको हम ये कहते भाई आप कार्बन का उत्सर्जन घटाओ, ये नहीं घटाते। लेकिन यहां पर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया गया, ये लोग लालच में अब आकर के अपने कार्बन के उत्सर्जन को क्या करेंगे? घटाएंगे। और यहां से जो कार्बन का यूनिट जनरेट होगा उस कार्बन के यूनिट को इस विकसित राष्ट्र की कंपनी के द्वारा परचेज किया जाएगा और उसके बदले में इनसे यहां पर धन का प्रवाह किया जाएगा। और इस मैकेनिज्म से अगर हम देखें ओवरऑल, तो क्या इस कंपनी ने अपना आर्थिक विकास रोका है? क्या नहीं रोका है, बल्कि जहां पर भी किसी रिसोर्स का दुरुपयोग हो रहा था, मिसयूज हो रहा था, उसको मिनिमाइज किया, प्रबंधन को बेहतर किया,
टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया और उसके बदले में जो कार्बन का यूनिट जनरेट किया उसको बेच करके पैसा कमाया। और इन लोगों ने भी अपने टारगेट को पूरा करने में कह सकते हैं किसी भी प्रकार से कार्बन के यूनिट को मतलब किसी भी प्रकार से कार्बन के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए अपने आर्थिक विकास को नहीं रोका, बल्कि यहां से परचेज करें। तो रिजल्ट ए निकलता है कि यहां पर आप देख सकते हैं, इसका रिजल्ट ए है परिणाम, ओवरऑल कार्बन का उत्सर्जन कम हुआ, लेकिन आर्थिक विकास पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। यह क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का पहला प्रावधान सामने रखा गया कि आप लोग इस प्रावधान के तहत क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करें। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि विकसित राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्रों को तो किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो विकसित राष्ट्र हैं इनको ऐतराज होगा। क्यों भाई? आपने कहा कि हमको 5.2% ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन में कटौती करनी है, उसके लिए आपने एक यहां पर प्रावधान हमारे सामने प्रस्तुत किया। अगर इसके माध्यम से हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो अब तो हमको पेनाल्टी देनी पड़ेगी ना। परचेज करना सस्ता पड़ता है, अगर आप टारगेट नहीं पूरा करेंगे तो आपको जो दंड लगेगा वह ज्यादा कास्टली पड़ेगा। तो इसलिए विकसित राष्ट्रों के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया कि अगर हम मान लेते हैं यह नहीं पूरा कर पाएंगे तो हमको आर्थिक दंड देना पड़ेगा, इसलिए कुछ और सलूशन हमें बताइए। तो यहां पर अब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म दूसरा प्रावधान करता है। दूसरा क्या प्रावधान करता है उसको भी आइए समझते हैं। यहां पर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म तो अगला प्रावधान करता है, उसका नाम है, जिसको हम कहते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? ग्रीन टेक्नोलॉजी। ये कहते हैं कि हम हरित प्रौद्योगिकी को डेवलप करें। इसको हरित प्रौद्योगिकी को डेवलप करें, जिससे क्या होगा, ओवरऑल हमारे कार्बन का उत्सर्जन घटेगा और हमारा जो वर्क की इफिशियंसी उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। आपके सामने अगर हम उदाहरण प्रस्तुत करें इसके, तो अनगिनत उदाहरण है, बस एक दो उदाहरण हम यहां पर लिखेंगे जिससे आपका काम चल जाए। मान लेते हैं हमने कहा कि जैसे पहले वाला पीला बल्ब, कैसा पीला बल्ब, आज इसके स्थान पे कौन है? एलईडी है ना, समझ सकते? पहले का आपका जो टीवी थी, पहले की टीवी आज की टीवी, फैन पहले का फैन आज का फैन, अंतर है कि नहीं? कोई भी आप ले लीजिए, पहले की टीवी आज की टीवी, क्या कहीं से इनकी इफिशियंसी पहले की तुलना में कम है क्या? नहीं। यह जो अब की टेक्नोलॉजी है, हरित प्रौद्योगिकी है, हरित प्रौद्योगिकी का यह प्रमाण है, यह क्या करती है? ऊर्जा दक्ष तकनीक है। ऐसी तकनीक है, ऊर्जा दक्ष तकनीक है, अर्थात ऊर्जा का उपभोग कम होगा, लेकिन यहां पर जो इफिशियंसी है, जो दक्षता है, यहां पर जो दक्षता है ये क्या है? पहले से ज्यादा है। यह हरित प्रौद्योगिकी का एक अच्छा उदाहरण है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, आप देखेंगे कि पहले की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर है। यह कैसे संभव हुआ? यह संभव हुआ ग्रीन टेक्नोलॉजी से, हरित प्रौद्योगिकी से। तो यह क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहता है कि अगर हम चाहते हैं वास्तव में इस भूमंडल को, इस वैश्विक समस्या के समाधान के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हमको
ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी ही होगी, और उसके लिए हम कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग का सहारा लेंगे। साथ में हम कुछ अपने टारगेट को पूरा करने के लिए इस ग्रीन टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करेंगे। और यह ग्रीन टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग होगा, यह कौन विकसित कर सकता है? क्योंकि यह ध्यान रखिएगा, यह जो टेक्नोलॉजी है इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाता है, इस पे बहुत ज्यादा खर्च होता है, खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो यह कार्य सामान्यतया कौन करेगा? विकसित राष्ट्र करेंगे। कौन करेंगे? विकसित राष्ट्र इस पर खर्च करेंगे, क्योंकि विकासशील राष्ट्र के पास इतनी पूंजी ही नहीं है कि वह रिसर्च करे, है ना, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो अगर विकसित राष्ट्रों को टारगेट दिया गया है तो विकसित राष्ट्रों के पास यह कैपेबिलिटी है, यह क्षमता है, हर प्रकार से वो समर्थ हैं कि इस पर अनुसंधान करें और नई नई तकनीक को विकसित करें। जो तकनीक कैसी हो? ऊर्जा दक्ष हो, अर्थात कम से कम ऊर्जा में अधिक से अधिक कार्य करने की क्षमता रखता हो। इससे आपका टारगेट भी पूरा हो जाएगा और आपका आर्थिक विकास भी किसी प्रकार से अवरुद्ध नहीं हो। यह दूसरा सुझाव क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के द्वारा प्रस्तुत किया। इसी प्रकार एक तीसरा मैकेनिज्म भी प्रस्तुत किया गया क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के द्वारा, और उसका नाम है क्लीन का तीसरा जो यहां पर सजेशन है, ये है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, अर्थात इसे कहते हैं संयुक्त उपक्रम। यहां पर इसकी भी बात की गई संयुक्त उपक्रम की, अर्थात यहां पर कहा गया इसके माध्यम से जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है क्योटो प्रोटोकॉल का, यह कहता है कि चूंकि दो प्रकार के राष्ट्र हैं, एक राष्ट्र है विकसित, यह आप लोग समझ ही गए होंगे, और एक राष्ट्र है विकासशील। जो विकसित राष्ट्र हैं इनके पास तकनीक है, इनके पास पूंजी है, इनके पास उद्यम है। तो ये चाहें अपनी तकनीक, पूंजी और उद्यम के माध्यम से किसी विकासशील राष्ट्र की कंपनी में इन्वेस्ट करें। क्या करें? इन्वेस्ट करें। और इससे क्या होगा? जब आप किसी विकासशील राष्ट्र की किसी कंपनी में किसी प्रकार का आप संयुक्त उपक्रम करने की बात करते हैं, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन करते हैं, अर्थात आप अपनी तकनीक देते हैं, उद्यम देते हैं और पूंजी देते हैं, जिससे विकासशील राष्ट्र की जो कंपनी है इसका जब रिनोवेशन होगा, इससे इस कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। साथ में एक और बात होगी, कार्बन का उत्सर्जन घटेगा। का परिणाम ये होगा, यहां पर प्रोडक्शन बढ़ेगा अर्थात उत्पादन बढ़ेगा, तथा यहां पर ग्रीन हाउस गैस या कहें CO2 का उत्सर्जन घटेगा। दोनों काम एक साथ होगा, क्योंकि तकनीक अपडेट हो गई, प्रबंधन बेहतर हो गया, पूंजी आपने इन्वेस्ट किया। तो ऐसे में इस जो पर्टिकुलर विकासशील राष्ट्र की कंपनी है इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और साथ में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन घटेगा। तो इसमें आपको दोहरा फायदा होगा। अगर उत्पादन बढ़ेगा इसका आपको लाभांश मिलेगा। क्या मिलेगा? लाभांश मिलेगा, मिलेगा ना। साथ में जो यह कार्बन का उत्सर्जन घटा, अर्थात यहां पर जो आपको कार्बन का यूनिट प्राप्त हुआ, क्या? कार्बन का यूनिट जो प्राप्त हुआ, यह भी आप क्या करेंगे? परचेज करेंगे। क्या करेंगे? परचेज करेंगे। तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट हो गया, आप एक साथ दो दो फायदे प्राप्त करेंगे। पहला फायदा तो यही होगा, आपको लाभांश मिलेगा, क्योंकि विकासशील राष्ट्र की कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ा और जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में आपको फायदा मिलेगा। साथ में जो हिस्सेदारी तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ में ये जो कार्बन का यूनिट है, जो कार्बन का यूनिट पहले इस विकासशील राष्ट्र की कंपनी एक कार्बन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेल करती थी, वह अब उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेल करने की बजाय अब वह आपको देगी प्रायोरिटी बेसिस पर।
हाँ, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा आप इसका शोषण ना करें। ऐसा नहीं कि आप ज्वाइंट वेंचर किए हैं तो इसका तात्पर्य यह बाध्य है आपको देने के लिए, पहले आपको ही यह ऑफर करेगा, लेकिन जो उसका उचित मूल्य है वह आपको अदा करना पड़ेगा। तो यह बात यहां पर बनी। अब इससे दो फायदे हो गए, एक तो इनका प्रॉफिट बढ़ा और दूसरे ओवरऑल पूरी धरती से अगर देखें तो कार्बन का उत्सर्जन भी घटा है। काफी अच्छा यह भी इनिशिएटिव था जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के द्वारा रिकमेंड किया गया। लेकिन इसको लेकर के जो विकसित राष्ट्र की कंपनियां हैं थोड़ा यहां पर असहज महसूस करती हैं। क्यों असहज महसूस करती हैं? क्योंकि ये जो तकनीक है, इस तकनीक के बारे में हमने कहा जो हरित प्रौद्योगिकी है, हरित प्रौद्योगिकी के लिए इन लोगों ने काफी ज्यादा यहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट किया है, अर्थात इन्होंने पैसा इस पे इन्वेस्ट किया है। और जब इतना पैसा इस पे इन्वेस्ट किया तो ये कह रहे हैं कि इस तकनीक को हम ऐसे ही इनको दे दें क्या? आप स्वयं सोचिए, आपने अपना पूरा उस पे साइंस लगा दिया, कितना उस पे आपने धन खर्च किया, और आप इस तकनीक को ऐसे ही पर्यावरण के नाम पर किसी विकासशील राष्ट्र की कंपनी को दे दें? क्या देंगे? कदापि नहीं देंगे। तो जो विकसित राष्ट्र की कंपनियां थी, ये कंपनियां इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के असमर्थ थी, या असमर्थ नहीं करें बल्कि असहज थी कि हम इस क्योटो प्रोटोकॉल को अभी लागू अपने ऊपर नहीं करेंगे, और लागू करेंगे भी तो इस क्लीन टेक्नोलॉजी या ग्रीन टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की जो मैकेनिज्म है इसको हम एडॉप्ट नहीं करेंगे। मेन समस्या आप समझ रहे हैं। तो इसी समस्या का समाधान आगे किया जाएगा 2001 में, की चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन यहां पर क्लीन डेवलपमेंट जो मैकेनिज्म है, पहला प्रावधान करता है कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग, दूसरा प्रावधान करता है ग्रीन टेक्नोलॉजी, तीसरा प्रावधान करता है यहां पर ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो क्लीन डेवलपमेंट जो मैकेनिज्म है, क्या अगला जो प्रावधान करता है, ये कहता है कि अगर इन सब के बावजूद भी आपका टारगेट पूरा नहीं हो पाता है तो आप इस लास्ट विकल्प पर जाएं, और इस लास्ट विकल्प के माध्यम से आप अपने पूरे टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। वो क्या है? कार्बन सिंक। क्या है? कार्बन सिंक तैयार करना, तैयार करें। कार्बन सिंक तैयार करें, इसका तात्पर्य है वृक्षारोपण करें। क्या करें? वृक्षारोपण करें। जितना भी टारगेट आपको अभी पूरा करना है, जो आप अभी नहीं कर पाए हैं, अर्थात आपने कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग से कुछ टारगेट पूरा किया, कुछ टारगेट आपने ग्रीन टेक्नोलॉजी से पूरा किया, कुछ आपने टारगेट इस ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म से कंप्लीट किया, और अब जो टारगेट आपका शेष बच गया उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप क्या करें? कार्बन सिंक तैयार करें, अर्थात वृक्षारोपण करें। क्योंकि वृक्ष क्या होता है? यह एटमॉस्फेयर से कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। क्यों? क्योंकि पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण के मैकेनिज्म से भोजन तैयार करता है, और इस दौरान एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। तो यह 4 प्रकार की विधि रिकमेंड की गई थी, किसके द्वारा? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के द्वारा, कि इस मैकेनिज्म के माध्यम से पूरे पृथ्वी से या पूरे भूमंडल से कार्बन का उत्सर्जन घटेगा और हमारा आर्थिक विकास कहीं से किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होगा। और इन 4 शर्तों के साथ ही यह क्योटो प्रोटोकॉल के लागू करने की बात प्रारंभ की गई, और इसके लागू करने का जो प्रावधान था, क्योटो प्रोटोकॉल के लागू करने का जो डेट था, क्योटो प्रोटोकॉल के लागू होने का समय 1999 निर्धारित किया गया। क्या किया गया? निर्धारित किया गया। यह आप स्पष्ट रखिएगा कि 1999 को इसका कार्यकाल निर्धारित किया गया कि क्योटो प्रोटोकॉल लागू कर दिया जाएगा, लेकिन लागू नहीं हो। यहां पे आप कहेंगे
लेकिन हम कहेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की समस्या को लेकर लागू नहीं हो सका। अब आगे की क्या कहानी है, यह कहानी तो हम लोगों को अब अगले एपिसोड में समझना पड़ेगा, जिसकी चर्चा हम लोग अब कल के क्लास में करेंगे। तो फिर मिलेंगे अब हम कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।